नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरू से यानी आरंभ से चर्चा करेंगे। यानी हिंदी साहित्य के नामकरण, काल विभाजन और विभिन्न विद्वानों द्वारा इसको जो जो नाम दिया गया, इसकी शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले ये इतिहास ग्रंथ किसने लिखा। तो अब ये हमारी क्लासें लगातार आपको देखने को मिलती रहेगी। जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती और केवीएस, एनवीएस और जो एमआरएस भर्ती है, उन सभी में आपके लिए ये रामबाण साबित होगी। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। और ये आज की जो क्लास है ये आपके लिए वन लाइनर क्लास होने वाली है। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा, यानी आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसादे ताशी ने किया। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि हिंदी साहित्य का जो दीर्घकालीन गाथा है, इसको सूत्रबद्ध स्पष्ट रूप से करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो गारसादे ताशी ने। अगला बिंदु है, गारसादे ताशी के ग्रंथ का नाम द इस्वार ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी है। यानी गारसादे ताशी के ग्रंथ का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अगला तीसरा बिंदु है, इस ग्रंथ का प्रकाशन दो भागों में हुआ है। यानी इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ का प्रकाशन दो भागों में हुआ, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे ये प्रश्न कूट भाषा में भी पूछ लिया जाए तो ये सारा का सारा प्रश्न इसी से आपके एक प्रश्न बन सकता है कि जो गारसा इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक गारसादे ताशी है और ये दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। आगे हम चर्चा करें तो हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। बात करें अगले बिंदु की, शिव सिंह सरोज ग्रंथ के रचयिता ठाकुर शिव सिंह सेंगर है। अगला बिंदु है, शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ और इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। तो मित्रों, अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज है। इसके लेखक ठाकुर शिव सिंह ठाकुर है और मित्रों यानी शिव सिंह सेंगर। और इसका प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1883 में हुआ और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। अब इसके आगे हम चर्चा करें तो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। अगर आपसे ये ग्रंथ देकर के अगर नाम पूछा जाएगा तो फिर इसका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है, यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया था। आगे बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम कवियों व लेखकों का काल क्रम से वर्गीकृत किया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे हम चर्चा करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ के प्रथम भाग में कुल 738 कवि और लेखक हैं। और मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्रंथ में यानी जो 738 कवि है इस ग्रंथ में, जिनमें से हिंदी के कवियों की संख्या मात्र 72 है। ये बात भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में जो 738 कवि यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में हिंदी कवियों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर होगा 72। आगे हम बात करें तो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना 4 भागों में है तथा इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है।
यानी मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना कितने भागों में हुई? 4 भागों में। लेकिन प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ का प्रकाशन कितने भागों में हुआ, तो 2 भागों में। अब आगे हम बात करें तो मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा जो भाग है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी ये ग्रंथ 4 भागों में, जिसके 3 भाग तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चौथा जो भाग है वह ये 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु नाम से श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र प्रसिद्ध है। आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो तीनों तो ये भाई रह जाएंगे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, और इनके अलावा जैसे एक नाम दे दिया कृष्ण बिहारी मिश्र, ये भी आपसे देकर पूछा जा सकता है। तो आप इन तीनों के नाम अच्छे से याद रखिएगा। गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया है। यानी गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ लेखन में वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया। उन्होंने यानी जितने भी लेखक और कवियों को शामिल किया है, उन्होंने कालक्रम के अनुसार नहीं बल्कि जो लेखक है उनके नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार उन्होंने उनको अपनाया है। आगे हम बात करें तो जॉर्ज गिरियर्सन और मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रमी पद्धति को इतिहास ग्रंथ यानी कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया है। तो जॉर्ज गिरियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने जो इतिहास ग्रंथ लिखे, उन्होंने यानी कवियों के जन्म के अनुसार, यानी जिस कवि का जन्म पहले हुआ उसे पहले, उसके बाद के जो कवि बाद में, इस पद्धति को अपनाया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, यानी आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति का सहारा लिया है। आगे हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया वह 1929 में लिखा गया और वह हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। आगे बात करें कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। और मित्रों, ये प्रश्न भी बहुत बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और ये कूट भाषा का प्रश्न भी आपसे बनता है। यानी जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं उनके नाम, उनके रचयिताओं के नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आजकल सीधे प्रश्न न पूछ करके कूट भाषा में पूछा जाता है कि कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है, या कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। आगे हम बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का कालखंड का वर्णन है। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 693 ईस्वी से मानी है। आगे हम बात करें तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा है, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ। यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और इसका प्रकाशन 1965 में हुआ। आगे हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त से संबंधित तथ्यों की बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में, जिसमें प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया है। यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को केवल 3 ही कालखंडों में विभक्त किया, जिसे प्रारंभिक काल कहा गया, मध्यकाल और आधुनिक काल कहा है। आगे हम चर्चा करें तो जॉर्ज गिरियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में विभाजित किया है। ये बात भी आप याद रखिएगा कि जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये कितने भागों में है, तो ये 12 भागों में विभाजित है। जिसका जो प्रथम भाग है चारण काल, ये 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक रहा। इसके बाद 15वीं
दूसरा जो काल है वह 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। इसके बाद जायसी और उनकी कविता, ब्रज का कृष्ण काव्य, कृष्ण संप्रदाय। इसके बाद उन्होंने जो अगला काल विभाजन किया मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, और इसके बाद अगर हम बात करें तो रीतिकाल जो 1580 से 1692 तक इन्होंने स्वीकार किया है। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि, उनको उन्होंने 1600 ईस्वी 1700 ईस्वी तक शामिल किया है, और 18वीं शताब्दी जिसे 1701 से 1800 तक माना। और अगला जो काल है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, यह भी इन्होंने स्वीकार किया है। इसके बाद उन्होंने अगला जो काल है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और विविध अज्ञात कवि, ये उनका 12वां कालखंड है। मित्रों आगे हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया तथा दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया है तथा इन्होंने काल विभाजन में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। और मित्रों इन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया वह था आदिकाल, और आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। और वीरगाथा काल या आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 तक मानी है। इसके बाद उन्होंने दूसरा जो काल है उसको कहा पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। और भक्ति काल की इन्होंने समय सीमा यानी पूर्व मध्यकाल की इन्होंने समय सीमा विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक मानी है। और तीसरा जो काल है उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है। और यानी आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा। और इसकी समय सीमा की बात करें तो यह विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक माना है। और अगला जो उन्होंने जो चौथा काल है वो आधुनिक काल है, और आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने गद्य काल कहा है। और मित्रों गद्य काल की समय सीमा की बात करें तो विक्रम संवत 1900 से अब तक इन्होंने स्वीकार किया है। आगे हम बात करें तो रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर नगेंद्र है। मित्रों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र। आगे हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 में प्रकाशित हुआ, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो 1953 ग्रंथों के 1953 में प्रकाशित हुआ। ग्रंथों के रचयिता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यानी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों जो ग्रंथ हैं इनके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगले प्रश्न की बात करें तो कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। यानी कालिदास हजारा की बात करें तो इसके रचयिता कालिदास त्रिवेदी है, और इसमें कुल 212 कवियों की 1000 कविताओं का वर्णन इसमें किया गया है। आगे हम बात करें तो 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ है। यानी 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता भी गोसाई गोकुलनाथ ही है। इसके बाद हम बात करें तो जॉर्ज गिरियर्सन। मित्रों ये गिरियर्सन हो गया तो इसे आप गिरियर्सन समझिएगा कि जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज ग्रंथ से ली है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जॉर्ज गिरियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस ग्रंथ से सर्वाधिक सहायता ली, तो शिव सिंह सरोज से। और शिव सिंह सरोज ग्रंथ के रचयिता ठाकुर शिव सिंह सेंगर है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय बी आंसर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।